अमर रहे, अमर रहे। सब सेवा जो हार भारतीय संविधान दिवस अमर रहे, अमर रहे। भारतीय संविधान दिवस अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहेब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहेब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। आज के इस संविधान दिवस के संगोष्ठी सभा में उपस्थित हमारे सभी पदाधिकारी, सभी प्रमुखगण, आप सभी को भारतीय संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई और सादर सादर सेवा जोहार। आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे जो समाज के लोग भारतीय संविधान की ओर और अपने अधिकार के लिए, अपने जो संरक्षण के लिए, अपने समाज के हित के लिए आज युवा वर्ग और समाज के बुद्धिजीवी एक हो रहे हैं, बैठ रहे हैं कि हमारी समाज की एक्चुअली में क्या दशा और क्या हमारी समाज की स्थिति है, इसके बारे में सोचने के लिए बैठ रहे हैं। तो आज हम इस संविधान दिवस के परिप्रेक्ष्य में आज बैठे हैं तो सामाजिक जो अधिकार जो हमको मिला है वो ऐसा नहीं कि हमारे ही समाज को, सभी वर्ग को भारतीय संविधान में सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी जाति और सभी क्षेत्र सबको एक उचित स्थान मिला है। और उसके हिसाब से अगर हम माने तो इसमें मानव एक समान की जो भावना अगर कहीं इंगित है, अगर किसी भी ग्रंथ में अगर लिखा हुआ है तो वो है भारतीय संविधान। आप किसी भी धर्म की अगर आप धार्मिक ग्रंथों को देखेंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ ऊंच नीच की बातें को वो आप देखने को मिलेगा। लेकिन आप भारतीय संविधान को देखेंगे तो यहाँ कहीं भी नहीं मिलेगा कि जहाँ असमानता की बात हो, जहाँ किसी के ऊपर अन्याय की बात की गई। इसलिए हम तो हमारे युवाओं को ये चाहते हैं कि ये जो पढ़े लिखे जो शिक्षित हैं, आज हम लोग पढ़ते लिखते क्यों हैं? क्योंकि हमको नौकरी करनी है। शिक्षा का शाब्दिक यानी लक्ष्य क्या हो गया है, मूल लक्ष्य हो गया है कि नौकरी पेशा में जाना। शिक्षा का लक्ष्य है नौकरी पेशा में जाना। अभी तो ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षा का लक्ष्य है शिक्षित होना। वो समाज का प्रॉब्लम है, वो समाज का समस्या है, वो जाने ऐसा नहीं चलेगा। हमारे में एकता की भावना आना चाहिए, संविधान के हिसाब से लड़ने का भावना आना चाहिए, तभी हम लोग ST SC OBC ये समाज एकता हो पाएगा। अन्यथा हम तो जाति पात में रहेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे बीच। और बात आती है संविधान की, संविधान ही हमको अभी हर चीज़ अधिकार और हक दिया है, उसकी ही बदौलत अभी हम बोल पा रहे हैं। अभी कहा जाए तो भाई के भाई एक दूसर पार्टी में बैठकर एक दूसर का समस्या नहीं सुलझा पा रहे हैं, ये हमारे लिए गलत बात है। और इस गलती को ध्यान देना चाहिए कि हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं। एक भाई को प्रॉब्लम है तो एक भाई पार्टी वाले के साथ देता है, समाज को नहीं देता है साथ। ऐसा है, घर घर में फूट डाल दिया है हमारे बीच में पार्टी को नामकर, और हमारे ही लोग पार्टी में बटे हुए हैं। एक भाई अपना हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो दूसरे भाई अपने लिए नहीं सोच रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। तो मैं इतना ही कहकर वाणी को अपना विराम दूंगा। जय सेवा, जय भगवान।
काबर के एक तरफ नारा लगा थे देश के प्रधानमंत्री जी कि देश खतरा में, देश खतरा में, हिंदू खतरा में। तो हमला एक नारा लगाने लगी पूरा ST SC समाज ला, देश खतरा में रही तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संविधान अगर खतरा में आ गया तो सब खतरा में बात ला ये चीज ला आप माने लगी और संविधान के रक्षा करे लगी। काबर की बाबा भीमराव अम्बेडकर एक शब्द बोली, संविधान किसी भी देश का संविधान कितना भी खराब क्यों ना, लेकिन उसको चलाने वाला व्यक्ति अगर अच्छा है तो संविधान आपके लिए अच्छा साबित होगा। अगर संविधान किसी देश का कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन उसको चलाने वाला अगर वहाँ बुरा व्यक्ति है तो आपके लिए वो बुरा ही साबित होगा। तो हमारे संविधान अच्छा तो है, लेकिन चलाने वाला अभी तक जिन्हें अच्छा व्यक्ति हमें नहीं मिल पाई, देखा वजह से आज जिन्हें हमारा अधिकार जिन्हें संविधान में आदिवासी मन के सबसे बड़ा अधिकार आदिवासी मन के, लेकिन सबसे ज्यादा देश में शोषण होते वो आदिवासी समाज के साथ है। समझने की जरूरत है। सजोर पेंता पेन पुरखाला आज ग्राम सलिए पड़ाव के पावन धरती के पेनपुर के मंदिर में हमारे समाज के सभी पदाधिकारी विराजमान हैं। आज सलिए पड़ाव में 26 नवंबर 2024 को संविधान दिवस मना रहे हैं। आज का यह दिन पिछले 74 साल के पुराने दिन को याद दिलाता है। 26 नवंबर सन 1849 को संविधान जो है देश में इसका मतलब इसको पारित किया गया था। उसके बाद 26 जनवरी सन 1950 को इसको संपूर्ण भारत में लागू किया गया है। तब से लेकर भारत के जितने भी थलचर, जलचर, जितने भी पशु पक्षी, इंसान, जितने भी जीव जंतु हैं, जीव सजीव निर्जीव, उन सब पर सबके लिए संविधान में अलग अलग कानून बनाया गया है। और संविधान बनने से पहले एक बहुत बड़ा हमारा आदिवासियों का इतिहास है। इस इतिहास को हम ला रहे हैं। संविधान तो अभी 74 साल ही हुए हैं बने। इसके पहले हमारा आदिवासियों का अलग से संविधान, जिसमें हमारे राजा महाराजा लोगों का 258 रियासत था, और जितने भी रियासत थी वहाँ पर राजाओं की अलग अलग कानून व्यवस्था चलता था। और उसके अंदर जितने भी आने वाले पेड़ पौधे, पक्षी, जानवर, इंसान जितने भी थे उनके कंट्रोल में रहता था, उनके संविधान के हिसाब से चलता था। तो उसके बाद जो मनुवादी विचारधारा के लोग, जो जिसे हम अभी आर्य कहते हैं, यूरेशियन कहते हैं, वो हमारे देश में आने के बाद हमारे राजा महाराजाओं को धीरे धीरे अपने कब्जे में ला करके उसमें अपना मनुस्मृति लागू करके वो अलग से संविधान अंदर से चलाते थे। तो जिसमें हमारे आदिवासी लोग उनके संवैधानिक का बहुत शिकार हुए। जैसे पहले सती प्रथा चलता था, हम पढ़ते हैं, बलि प्रथा चलता था, शुद्धिकरण चलता था। पहले शुद्धिकरण चलता था तो जैसे पति और पत्नी की शादी होती थी तो 2-3 दिन तक के पंडितों के घर में हमारी पत्नियों को रहना पड़ता था। इस तरह का बहुत हमारे समाज ने, हमारे देश के मूलवासियों ने उनकी पीड़ा को सहकर आगे चलते धीरे धीरे महान पुरुषों ने बहुत संघर्ष किया है हमारे। उसके बाद फिर उनकी सारी बलिदान के चलते, उनके बलिदान से हमारे संविधान बनी हुई है। और हमारे 258 रियासत के राजाओं ने संविधान में विलय किया है, तब जाकर संविधान बना है। उसके बाद फिर संविधान बनने के बाद हमारी जो समाज है, हमारी जो आदिवासी समाज है, इसमें स्पेशल संविधान में अनुच्छेद 13(3) का नॉन जुडिशियल का जो दिया गया हमारे को, रूढ़ी प्रथा कहते हैं, जिसको रूढ़ी प्रथा
हमारे जो महान पुरुष थे, पुरखा थे, जिसको सदियों से पेड़ में, पहाड़ में, पत्थर में, नदी में, नाले में, चौक में, चौराहों में, रद्दा बाट में, सब जगह मनाते थे, वो चीज़ उसमें दिया गया है। कई जगह आप जाकर देखना, जैसे बस्तर है, आप जितने भी 5वें अनुसूचित क्षेत्र जो दिया गया है वो उसी का एक उदाहरण है। वहाँ आप जाकर के देख सकते हैं इस चीज़ को। तो वहाँ जहाँ पर रोड़ी प्रथा जो नियम चालू है, वहाँ पर शासक प्रशासन का कोई भी नियम कानून लागू नहीं होता है। इस तरह से हमारे संविधान में हमारे महान पुरुषों के बलिदान से हमें अनुच्छेद 13(3) का नॉन जुडिशियल का एक मतलब संविधान में कानून दिया गया है। ऐसा हमारा संविधान से हमको प्राप्त हुआ है। और धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है वो हमारे लिए लागू है। हम लोग धर्मनिरपेक्ष राज्य की जो है उसमें हम लोग नहीं आते, क्योंकि हम किसी भी धर्म को मानेंगे, हमारी जाति अलग नहीं हो सकती और हमारी जो धर्म संस्कृति को अलग नहीं किया जा सकता। जैसे कि अभी कई जगह जैसे वो आरक्षण की बात आती है, जैसे ईसाई हो गया तो इसके आरक्षण खत्म किया जाए, ये बौद्ध हो गया तो इसकी आरक्षण खत्म कर दिया जाए, ये मुस्लिम क्रिश्चियन जो भी हो गया इसकी आरक्षण खत्म कर दिया जाए। लेकिन आदिवासियों में किसी भी प्रकार का आरक्षण खत्म नहीं होगा, तो चाहे किसी भी धर्म में जाए, ऐसा उसमें भी दिया गया है। तो आज बहुत ही गर्व महसूस कर रहा हूँ मैं इस सैय्यद पड़ाव के प्रांगण में, इस देवी देवता के प्रांगण में, और आप सब समाज जो मेरे साथ हो और आपके साथ मैं जो हूँ, इसके लिए जो गर्व करता हूँ। इसलिए इस समाज को मैं अपनी ओर से एक संदेश देना चाहता हूँ, जब तक आप संगठित नहीं रहेंगे तब तक आप शोषित होते रहेंगे, और जब तक आप संगठित रहेंगे आपका कोई बाल बाका नहीं उखाड़ सकता। इसी शब्दों के साथ आपने जो मुझे सुनने का जो समय दिया, आपने सुना, जो समझा, इसके लिए मैं आभारी हूँ। जय सेवा, जय गौड़वाना, जय प्रभु, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दिनेश मोर्ते जी। सब अलग है। अगर हमारे समाज में, अगर आदिवासियों में कहीं हक अधिकार के ही मांग करेंगे, जैसे महिलाएं हमें आधा हिस्सा दे करके हिंदू की तरह मांग करेंगे, तो हमारे आदिवासी में नहीं मिलेगा, क्योंकि हम एक अलग धर्म है, प्राकृतिक पूजक है, इसलिए नहीं मिलता। अगर हम कहीं हिंदू धर्म को कहीं मानेंगे तो अनुच्छेद 25 से लेकर 26, 27, 28 लागू हो जाएगा। तब हमें हमारे बहनों को, महिलाओं को आधा अधिकार देना पड़ेगा। लेकिन हम कहीं रूढ़िजन्य परंपरा को मानेंगे तो अनुच्छेद 13, 244 और 371 के तहत कोई भी अधिकार नहीं मिलेगा। केवल जो उत्तराधिकार है उन्हीं को मिल पाएगा। तो इस तरह से हमें अधिकार दिए गए हैं इस संविधान में, जिसे देने के लिए भीमराव अंबेडकर और जयपाल सिंह मुंडा जी ने ये महत्वपूर्ण कार्य किया है। इसके अलावा हमें एक उच्च स्थान, एक उच्च दर्जा देने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए, जैसे अनुच्छेद 15(4) और नौकरी प्राप्त करने के लिए अनुच्छेद 16(4) ऐसा प्रावधान किया गया है। यदि हम अपने समाज हित के लिए कोई संगठन का अगर निर्माण करना चाहते हैं तो अनुच्छेद 19 दिया गया है। इसी तरह अपने भाषा, बोली, लिपि का अगर संरक्षण करना चाहते हैं तो अनुच्छेद 29 है। अगर हमें कोई समाज से शोषित करता है या कुछ भी चीज़ करता है तो अनुच्छेद 46 है। अगर हमारे समाज के जैसे कामठी है, भोरंग जैसे स्मारक है, कुछ भी चीज़ पहचान है हमारे समाज के लिए या कुछ भी चीज़ है, तो उसे संरक्षण के लिए अनुच्छेद 50 अनुच्छेद का निर्माण किया गया है। इसके अलावा अगर हमारे अधिकार में यदि कुछ भी प्रभाव होता है, जैसे कुछ भी हो गया, तो हम सीधा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या व्यवहार न्यायालय न जाके सीधा अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में जा सकते हैं। अनुच्छेद 25 के तहत सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाके याचिका कर सकते हैं। ऐसा प्रावधान दिया गया है। अगर हमारे समाज से कोई व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो 330 है, राज्यसभा, लोकसभा अनुच्छेद 332 है, विधानसभा, इस तरह प्रावधान किया गया है। और हमारे छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में एक विशेष प्रतिनिधित्व के लिए, विशेष मंत्री के लिए अनुच्छेद 335 का प्रावधान किया गया है। और हमारे अधिकार के संरक्षण के लिए 338 के लिए एक आयोग का निर्माण की बात कही गई है, जिसमें हमारे हक अधिकार की
पास किया जाता है। तो इस तरह से अधिकार दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति हमारे समाज के अगर पंचायती क्षेत्र में राजनीति करना चाहते हैं तो पंचायत की तरह पंचायती राज में 243 पी, और अगर नगरीय क्षेत्र में चुनाव लड़ना चाहते हैं, जाना चाहते हैं तो 243 पी की तहत जाके अपना क्षेत्र में जाके प्रवेश कर सकते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में स्थान प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रावधान हमारे लिए संविधान में किया गए हैं और हम इस संविधान की वजह से यहाँ खड़े हैं, एक अच्छे से कपड़ा पहन रहे हैं, अच्छे से जीवन यापन कर रहे हैं। नहीं तो हम एक कहीं हिंदू धर्म से कहीं बिलोंग करते थे, शूद्र की तरह जीवन जीते और दूसरे के नीचे रह के दबे रहते। आज ये जैसे ये स्थान पर हो, जैसे मैं अभी वर्तमान जो पद में हूँ, जो स्थान मुझे मिला है उस स्थान में मैं नहीं रहता या शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता था। तो हम गर्व से कह सकते हैं कि हम एक प्रकृति पूजक आदिवासी है और आदिवासी हमारा धर्म है। और अभी आने वाला जनगणना होगा तो सीधा धर्म के नाम जगह में आप सीधा हिंदी में बोलोगे तो आदिवासी धर्म कोड की मांग कर सकते हैं और इंग्लिश में बोलेंगे तो ट्राइबल की मांग कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें हक अधिकार देता है। और सुप्रीम कोर्ट में 1976 में आदिवासी के नाम पर याचिका लगा था, जिसमें हमें आदिवासियों को जीत मिली थी, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि आदिवासी धर्म है, न कि हिंदू धर्म है। और 1956 के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में भी स्पष्ट कहा गया है कि आदिवासियों को उस अधिनियम से अलग रखा गया है। अगर हिंदू रहते तो उस अधिनियम में हमें भी शामिल किया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा एक अलग रहन सहन है, एक अलग रीति रिवाज है, एक अलग हमारा व्यवस्था है, ऐसा कह सकते हैं। हम एक आदिवासी हैं। यही कहकर मैं अपनी बात को, अपनी वाणी को यहाँ विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जी। बहुत खुशी की बात है कि हमारे जो समाज के लोग भारतीय संविधान की ओर और अपने अधिकार के लिए, अपने जो संरक्षण के लिए, अपने समाज के हित के लिए आज युवा वर्ग और समाज के बुद्धिजीवी वर्ग एक हो रहे हैं, बैठ रहे हैं कि हमारी समाज की एक्चुअली में क्या दशा और क्या हमारी समाज की स्थिति है, इसके बारे में सोचने के लिए बैठ रहे हैं। तो आज हम इस संविधान दिवस के परिप्रेक्ष्य में आज बैठे हैं। तो सामाजिक जो अधिकार जो हमको मिला है वो ऐसा नहीं कि हमारे ही समाज को, सभी वर्ग को भारतीय संविधान में सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी जाति और सभी क्षेत्र सबको एक उचित स्थान मिला है। और उसके हिसाब से अगर हम माने तो इसमें मानव एक समान की जो भावना अगर कहीं इंगित है, अगर किसी भी ग्रंथ में अगर लिखा हुआ है तो वो है भारतीय संविधान। आप किसी भी धर्म की अगर आप धार्मिक ग्रंथों को देखेंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ ऊंच नीच की बातें को वो आप देखने को मिलेगा। लेकिन आप भारतीय संविधान को देखेंगे तो यहाँ कहीं भी नहीं मिलेगा कि जहाँ असमानता की बात हो, जहाँ किसी के ऊपर अन्याय की बात की गई। इसलिए हम तो हमारे युवाओं को ये चाहते हैं कि ये जो पढ़े लिखे जो शिक्षित हैं, आज हम लोग पढ़ते लिखते क्यों हैं? क्योंकि हमको नौकरी करनी है। शिक्षा का शाब्दिक यानी लक्ष्य क्या हो गया है? मूल लक्ष्य हो गया है कि नौकरी पेशा में जाना। शिक्षा का लक्ष्य है नौकरी पेशा में जाना है। अभी तो ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षा का लक्ष्य है शिक्षित होना। और शिक्षित वही व्यक्ति, अगर कोई IAS IPS या बड़े उच्च अधिकारी के अगर पढ़ लिया है, वो कोर्स कर लिया है और वो नौकरी कर रहा है और उसको अपने सामाजिक बारे में, वो भारतीय जो वास्तविकता, व्यवहारिक ज्ञान चाहे सामाजिक ज्ञान, ये सब चीज़ नहीं है तो उनके शिक्षित होने से कोई मतलब नहीं। इसलिए हमको मूल जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो कही गई है कि यह अखंड भारत की बात, तो अखंड भारत जब बना, और ये नहीं कि ये ऐसे ही बन गया, अखंड भारत ऐसे ही बन गया, भारतीय संविधान ऐसे ही लिख दिया, ऐसा नहीं। भारतीय संविधान लिखने के लिए हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने कितना मेहनत किया। जब संविधान सभा और संविधान निर्माण समिति का जब गठन हुआ तो बाबा साहब अम्बेडकर उस समय कानून मंत्री थे और वो जो संविधान निर्माण समिति का अध्यक्ष थे। साथ में उनको जो सहयोग दिए, जैसे हमारे सांसद वगैरह थे, हमारे मध्य प्रदेश से मंगरू सिंह वीके जी से, धर्मरावत राम जी थे, इधर जयपाल सिंह मुंडा जी थे, तो ऐसे कई जो हमारे प्रतिनिधि थे
जिनको हर वर्ग के व्यक्ति को वहाँ अपने बात रखने का क्या मिला, मौका मिला कि आप संविधान, जब भारत का संविधान यहाँ निर्माण हो रहा है तो हर व्यक्ति, हर समाज, हर धर्म के व्यक्ति वहाँ अपना क्या रखने, अपना मूल भावना रखने, अपना बात रखे और आपको उस जगह में किस प्रकार से अधिकार दिया जाए ये अपना बात रखो। तो सभी ने अपना बात रखा, किंतु उस भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा अधिकार की बात हमारी समाज को, आदिवासी शेड्यूल ट्राइब को ही और दिया गया। किंतु आज वही बात हो गया ना कि कानून में और जो हमारी भारतीय संविधान में हमारी अधिकार की बात तो लिखा गया है, वहाँ सबसे ज़्यादा हमारी संरक्षण और अधिकार की बात तो किया गया है, किंतु वो जमीन में प्रैक्टिकल रूप से आज लागू नहीं हुआ। और इसका मूल कारण ये है कि उनकी जो संचालन तंत्र होते हैं, 3 मंडल बना, 3 तंत्र बना, तो 4 स्तंभ होते हैं, लेकिन 3 ही स्तंभ मुख्य है। अभी 4था स्तंभ तो विलय हो गया आज की डेट में, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और ये मीडिया वाला। तो ये 4 स्तंभ भारत के संविधान में बना गया है, किंतु जो कार्यपालिका जो फर्स्ट में जब आते हैं, हम कई केसेस में देखते हैं, प्रैक्टिकल रूप से हम कई केसेस में देखते हैं जहां हमको आवेदन लगाना चाहिए, जिस प्रकार से हमको आवेदन लगाना चाहिए वो नहीं लगाते, ऊपर चले जाते हैं, फिर वो नीचे आते हैं। तो ये सब चीज़ जो न्यायालयीन प्रक्रिया में भी हमारे लोगों को, कई लोगों को अब ये हताश होना पड़ रहा है। कई लोग जो मूल प्रक्रिया, आज आप बताओ आरक्षण बचाने के लिए आप, अभी हम आंदोलन का किसी भी हमारे आदिवासी समाज के व्यक्ति के ऊपर क्या हो गया, कोई शोषण कर दिया, अत्याचार कर दिए, सब आदिवासी समाज सड़क में आ जाएंगे। आप बताओ सवर्ण लोग, वो क्या उनके ऊपर नहीं होता होगा क्या अन्याय अत्याचार? क्या उनके ऊपर नहीं होता क्या? कोई पीड़ा नहीं होता कि होगा क्या? क्यों नहीं होता है? लेकिन वो जो है रूल फॉलो करते हुए कानून, भाई आपको वेद पुराण पकड़ा दिए, वो खुद क्या पकड़ लिया, भारतीय संविधान को पकड़ लिया। आप बताइए, जब झाम सिंह वाला मामला हुआ उस समय, तो उस समय हम यही बात रखे थे कि झाम सिंह वाला बात हुआ कि हम लोग मतलब कौआ कान काट के ले गए, यानी सब कौआ के पीछे भागने लगे। झाम सिंह जैसा सेम एक तिवारी का कांड हुआ था सौरू महाराजपुर में, वैसी कांड हुआ था। लेकिन जब उनके कांड हुआ, वो डायरेक्ट प्रक्रिया फॉलो करते हुए हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट से आदेश ला लिया, हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया कि इनके एक बच्चे को अधिकारी के रेंज में नौकरी लगाया जाए और उसका 8 लाख मुआवजा दिया जाए। वो ना सड़क में आया, ना आंदोलन किया, ना होड़ हुल्लड़ किया, उसको साइलेंटली रूप से उसको मिल गया। और आज हमारी लोगों की ये मतलब ये है कि कुछ भी हो, हम दोनों ही लड़ाई लड़े। कानूनन रूप से जो सीढ़ी बनी है, चाहे आप सिविल में जाते हो तो तहसीलदार से शुरू होगा, आपराधिक मामला में जाते हो तो थाना से शुरू होगा। आप अपना आवेदन दो, पावती लो। ये प्रक्रिया जब तक हम फॉलो नहीं करेंगे, तब तक हम रोड में चिल्लाना क्या, रोड में जलेंगे, रोड में मरेंगे, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। यदि हमको ये भारत की संविधान की सिस्टम को समझना है, उनके हिसाब से चलना है। आज कार्यपालिका नहीं करेगा तो न्यायपालिका है, न्यायपालिका नहीं करेगा तो उसके ऊपर विधायिका है तो ना भाई। तो हमको कहीं ना कहीं ये जो प्रोसीजर है, जो इंडियन, जो अभी तो भारतीय न्याय संहिता हो गया, वो पहले था इंडियन पिनल कोड था, आईपीसी था, तो जो उसमें हमको जो मिला है आपराधिक मामला के लिए या फिर सिविल मामला के सीआरपीसी जो है प्रक्रिया संहिता जी है, वहाँ पे हमको जो मिला है उस रूल को हम अगर फॉलो करेंगे और उनको समझेंगे, और हम तो आप सभी युवाओं को चाहेंगे कि आप कानून की सबसे ज़्यादा आजकल तो किताब पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। मोबाइल में सब लोग अनलिमिटेड रिचार्ज करवाते हो, गूगल में दूसरे दाव सब ये ऐसा घटना हुआ है तो कौन सी धारा में आएगा, ये ऐसा हुआ है तो क्या लगेगा। आप गूगल को बस बोलो, वो आपको बता देगा सब कुछ। और जब भी आप आवेदन दो तो उसमें उल्लेखित कर दो कि ये धारा के तहत ये दंडनीय अपराध है, इसकी कार्रवाई होना चाहिए। तो ऐसे अगर हम लिखना शुरू कर देंगे, बोलना, अभी एससी समाज का हम बहुत उदाहरण देते क्योंकि एससी समाज के लोग उसी उसमें हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो लोग कानून के बारे में समझ रहे हैं। आज बहुत तो ये दुख की बात होती है कि इतना बड़ा हमारा समाज, इतना बड़ा राजा महाराजा है, जिला न्यायालय में जाओगे तो एक आदिवासी अधिवक्ता नहीं। अब हमको केस लड़ाना है तो केस लड़ाना है तो उन्हीं लोगों के पास जाना है। हम फंसे हैं केस लड़ाना है, जिसके पास जाएंगे, जिसको हम एंटीना वाले को अपना दुश्मन समझ रहे हैं, और उसी को हम क्या बना दिए, अपना बात रखने के लिए, जज के पास बात रखने के लिए उसको चयनित कर दिए। अब वो भाई हमारा बात कहाँ रखेगा, वो तोड़ मरोड़ के रखेगा कि नहीं। तो फिर वहाँ पे हमको क्या मिल गया भाई, वहाँ हमारी बात रखने के लिए कोई व्यक्ति को हम नियुक्त किए हैं, वह व्यक्ति जज के पास हमारा बात को जो हम बोल रहे हैं उस भावना को वो नहीं व्यक्त कर सका, तो हमको क्या हो गया, वहाँ हमको न्याय नहीं मिला।
अब ये हमारी लोगों की मानसिकता हो गई कि हम कोर्ट चले गए, कचहरी चले गए, सब जगह चले गए, हमको कहीं न्याय नहीं मिला। ये होता है। तो जो प्रैक्टिस जो करेंगे, जो आदमी, क्योंकि आज भले ही आदमी कहते हैं कि न्यायालय में बैठा हुआ चाहे जज हो, हम तो खुलेआम कहते हैं ना, IPS, IAS, कलेक्टर, कोई भी अधिकारी हो, वो भी कोई भगवान नहीं है, वो भी मानव है। अगर मैं ये बताइए, जज का बेटा अगर अपराध किया है और उसी जज उसका फैसला सुनाएगा, तो क्या उसकी कलम अपने बेटा की तरफ नहीं झुकेगा कि नहीं? क्योंकि वो भाई वो मानवीय जो गुण है, मानवीय गुण से विपरीत वो नहीं जा सकता है क्या? क्योंकि वो भी माना है, उनके अंदर भी भावना है, उनके अंदर भी पीड़ा है। तो इसलिए इन सब चीज को अब हालांकि हम लोगों को ऐसी बोलने के लिए बोल देते हैं कि ये है कह के, लेकिन ये सब चीज होता है। वो आज वही हो रहा है, मंत्री बना है, वो अपने ही पक्ष में न्याय करा, चाहे कुछ भी हो। तो ये सब सिस्टम को हमको समझना है, उस जगह में हमको जाना है, न्यायपालिका में भी जाना है, कार्यपालिका में भी जाना है। अब हम विधायिका में जाने की बात करते हैं, तो विधायिका में तो हमारा अप टू डेट आरक्षण है, वहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता है क्या भाई? हमारा 29 MLA बनेगा, यानी 29 MLA आदिवासी बनेगा, वहाँ लड़ाई झगड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब बताओ, पंचायती चुनाव आएगा, अभी विधायकी चुनाव आएगा, 10 आदिवासी लड़ेंगे किसके लिए? एक सरपंच बनने के लिए, जबकि वो जो लड़ने की आवश्यकता नहीं है वहाँ। ये भाई 10 आया है, तो अब उसमें क्या होगा? 10 में से एक आदमी जीतेगा, ठीक है। जहाँ कोई प्रतियोगिता ही नहीं है, वहाँ हम प्रतियोगिता कर रहे हैं। अब एक व्यक्ति जीतेगा, अब 9 व्यक्ति को हरा के एक व्यक्ति जीता, तो जीत के भी हम हार गए। तो इससे यही साबित होता है कि हमारे पास आज भी जिस बुद्धि से, जिस उद्देश्य से बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे अधिकार दिए, उस अधिकार का हम सही उपयोग नहीं कर रहे हैं। जैसे अभी हमारे एसटी भाई जितने भी हैं, हम पंचायत में एक को खड़ा कर दिए, OBC हो चाहे जनरल हो चाहे कोई भी हो, कोई दूसरा फॉर्म भरेगा नहीं तो क्या कर लेगा भाई? तो इस परिपेश में अगर हम रूढ़िजन्य परंपरा कहते हैं, रूढ़िजन्य परंपरा में मनोनयन का जो एक आज में नारायण दादाजी हमारे बीच में आए, नारायण मरकाम जी, आप सब में भली भांति आप परिचित हो। मैं निवेदन कर रहा हूँ हमारे दादाजी से, ये आपके उद्बोधन भी रही और अंतिम में हमारे समस्त अतिथि मना है, आभार व्यक्त भी आपका करना है। दोनों चीज पर आपका मैं आमंत्रित करना चाहूँ। पहले आपके उद्बोधन, उसका बाद आप सब जनप्रतिनिधियों के आभार व्यक्त। और एक बार जोरदार ताली बजा के नहीं पर हमारे बीच में पहुंची नहीं। देश आजाद होने के बाद कैसे जीना है, एक परिवार में जैसे नियम कानून बनाए जाते वैसे कानून पारित जरूरी जिला संविधान है। और संविधान में भारत की जितना भी जाति है, भारत जाति प्रधान देश है, सभी जाति को समान रूप से चलने के लिए, समान अधिकार के लिए ये संविधान और 26 जनवरी 1958 रियासत रही से जिला भारत में विलय करेगी। मतलब हम सियान में जो राजपाट जाति नियम धर्म जो भी चलात रही, जिला विलय करे के बाद ऐसी स्थिति आ गई कि राजपाट सभी चले और राजा मानी देश आजाद होने के बाद कांग्रेस और उस समय के विपक्ष के संघ जनसंघ पार्टी बनाई गई, जिनमें हमारे समाज के राजा महाराजा में शामिल थे। बात ये है कि वाकई में संविधान बनाए के बाद जकर जिम्मेदारी रही जेना समाज ला लेके आगे बढ़ना रही, उन मन सब पार्टी के गुलाम हो गए। और मेन जो चीज़ है
हमारे समाज के लोग जो विकास के काम चुके गए होकर से आज तक वंचित रखे गए। तो मूल चीज़ क्या है, उसको गाना है तो हमला बढ़ाना जरूरी है, बढ़ाना जरूरी है और एकजुट रहना जरूरी है। और अपन अधिकार के लिए सबसे बड़ी चीज़ तो है कि जहाँ भी अपन अधिकार के हनन होते वहाँ आवाज़ उठाए भी सीखना है। मूल मुद्दा यही है कि हम अनेक संगठनों में जाकर लड़ रहे हैं, परंतु सामाजिक स्तर में सबका रोटी जल जंगल जमीन को और जल जंगल जमीन को बचाएंगे तो हमारा रोटी और बेटी और खेती बचेगा। खेती को भी आज धड़ल्ले से कलेक्टर के द्वारा परमिशन गैर जाति के लिए परमिशन दिया जा रहा है। हमारे मंदावी भाई बहुत सारे धारा आपको याद है और वो सब धारा ला बोल के वो धान कहाँ है इधर से आज से ये क्षेत्र में 38 साल हो गए, लेकिन आज जो मैं हमारे मुख्यमंत्री से संविधान के धारा सुने बड़ा खुशी हुआ। अगर ये सबसे हमला दूर रखेंगे, हम पढ़े भी नहीं रहे, अब पढ़ी तब आगे बढ़ी और जानी तब लड़ी, ये बात है। और रही सवाल मूल संस्कृत की गहरी, तो हमारे में संस्कृति नहीं हो रही भाई। हमारे नेम दस्तूर की जो व्यवस्था है, कम से कम खर्च में भी हमारा सामाजिक व्यवस्था है, और वो सामाजिक व्यवस्था का नाम है सगा शेरनी और कस्टमरी लॉ है। कस्टमरी लॉ में ये है कि जत्था भी नेम है और नेम ला संपन्न करे बर हमार सगा नेंगी जन है हमार काम घर यदि कोई काम होते जन्म मृत्यु और विवाह के, तो बिना रोजी के बिना तनख्वाह के हमार बुआ बहनी बेटी मामा मामी की जिम्मेदारी है जो वो परिवार के सेवा करे, और आज भी वो सेवा करत आ रहे। कुछ नेंग जो है ऐसे हो गए जेकर पूर गेगा ते इलाहाबाद जा, जेकर पूर गे ते सकोचार करा, जेकर पूर गे ते भागवत करा, जेकर और कुछ हो गए। मतलब आडंबर ला अनावश्यक रूप से बड़े बड़े सियान मन पुराना सियान जाते और आज भी लदक जाते, वो आज हमला इतना भारी हो गए कि हम कहूँ तो नहीं देते। अपन अस्तित्व के लड़ाई बन गया। तो मैं सब भाई मन का आशीर्वाद देती कि देर आए दुरुस्त आए और लड़ाई मैं यहाँ से 20 किलोमीटर ले मैं आए हूँ, तो पुनः वापस 20 किलोमीटर मोल चले पड़ी तभी मैं घर जाऊँ। तो कई प्रकार गोवाना समिति के साथ 1760 साल तक राज करे, तो वो लोग बिगड़े में आपका समय लगे तो वो बने में भी समय लगे, और धैर्य विश्वास और कर्मठ रह के हम समाज की सेवा करें। एक न एक दिन हम पुनः अपने स्थान में पहुँचेंगे। इन्हीं आशीर्वादों के साथ धन्यवाद देता हूँ और आज कार्यक्रम का क्या समापन की घोषणा करता हूँ।